पीएम मोदी ने की केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी की साझा। 9 आतंकी शिविरों पर किया हमला। सीएम रेखा का पीएम मोदी को सलाम। पीएम के निर्णायक फैसले से सीएम रेखा ने जाहिर की खुशी। सीएम ने पीएम मोदी और सेनाओं का किया धन्यवाद। और भारत का आंख उठाने वाले आतंकियों की 13वीं, देश की बेटियों का सिंदूर उजाड़ने वालों को पीएम का करारा जवाब। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की है, जहां उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा सीमा पर 9 आतंकी शिविरों पर लक्षित सैन्य हमला किया गया। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल को सूचित किया कि ऑपरेशन को बिल्कुल योजना के अनुसार अंजाम दिया गया, जिसमें किसी भी तरह की कोई गलती नहीं हुई। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सेना ने पहले से की गई विस्तृत तैयारियों का सख्ती से पालन करते हुए अत्यंत सटीकता के साथ मिशन को अंजाम दिया है। तो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर का जिस तरीके से एक सफलतापूर्वक ये ऑपरेशन रहा, और उसके बाद यहां पर आपको बताते चले बैठक जो है वो की गई है। नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में ये बैठक की गई, जहां पर तमाम नेता जो थे वो यहां पर मौजूद रहे, और इसके साथ ही विपक्षी भी यहां पर मौजूद रहा। और देखिए, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इस बैठक में किस तरीके से पूरी स्ट्रेटेजी जो है वो तैयार की गई थी, उसके बारे में जानकारी दी गई है कि किस तरीके से सेना ने इस पूरी ऑपरेशन को लेकर जो प्रिपरेशन किया था, किस तरीके से जो रणनीति तैयार की गई थी, और बिल्कुल उसी तरीके से सटीक वार जो है वो किया गया। ये तमाम इस ऑपरेशन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानकारी दी है। तो वहीं दिल्ली में बीजेपी शासित रेखा सरकार में भारतीय संस्कृति, विशेष तौर पर सनातन परंपरा को बढ़ावा देने के लिए हर स्तर पर कार्य किया जा रहा है, जिसमें खुद सीएम रेखा गुप्ता सनातन धर्म से जुड़े किसी भी धार्मिक आयोजन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं। इसी फहरिस्त में सीएम रेखा गुप्ता मंगलवार को दिल्ली के नंगलीपुना स्थित राष्ट्र मंदिर विश्व रामायण आश्रम पहुंची, जहां उन्होंने मंदिर समिति द्वारा आयोजित सीता नवमी महोत्सव में अपनी हाजिरी लगाई। इस अवसर पर सीएम रेखा गुप्ता ने सभी देशवासियों को सीता नवमी को लेकर शुभकामनाएं दी हैं। देखिए, मां सीता भारतवर्ष की प्रत्येक महिला का आदर्श है। हर माँ बाप अपनी बेटी में, सास ससुर अपनी बहू में, पति अपनी पत्नी में सीता को खोजते हैं। और विश्वास मानिए कि भारत की हर नारी भी सीता बनकर के ही अपना जीवन यापन करना चाहती है। तो आज आदर्श, भारतीय नारी के आदर्श के रूप में भारत में हर घर में, हर मन में मां सीता विराजमान है। और आज सीता नवमी के उपलक्ष्य में मेरी ओर से सभी मेरी बहनों को बहुत शुभकामनाएं। मां सीता का चरित्र, उनका दिए हुए आदर्श हम अपने जीवन में उतार दें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के 16 दिन बाद भारत ने बुधवार की रात ऑपरेशन सिंदूर के तहत 90 पाकिस्तानी आतंकवादियों को ढेर कर दिया है, जिसके बाद दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को नमन करते हुए कहा कि किसी के माथे का सिंदूर न मिटने देंगे, और मिटाया तो घर में घुसकर मार देंगे। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में मारे गए उन बेगुनाह 26 लोगों को श्रद्धांजलि है। देश के वीर सैनिकों को नमन। जी का बहुत साधुवाद करती हूँ, प्रणाम करती हूँ उन्हें कि उनके निर्णय के द्वारा, उनकी निर्णायक शक्ति ने देश के 140 करोड़ भारतीयों को सम्मान दिलाया। और उन सभी मेरी बहनों की ओर से जिनका सुहाग वहां पे
निर्मम उसकी हत्या कर दी गई आतंकवादियों के द्वारा। जो बेचारे निहत्थे थे, बेकसूर थे, उन आतंकवादियों ने उनको मार करके जो पूरे के पूरे देश में हम सब की आत्मा को झंझोड़ दिया था। आज इस ऑपरेशन सिंदूर ने न केवल मेरी उन बहनों को न्याय दिलाने का काम किया है, बल्कि पूरे के पूरे भारत में एक संतोष की अनुभूति महसूस की जा रही है कि भारत को यदि किसी भी प्रकार से कोई छेड़ने की कोशिश करेगा तो हमारी सरकार, हमारी सेनाएं उसके छोड़ेंगी नहीं। दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद सरकार का, सेनाओं का। भारत पर आंख उठाने वाले आतंकियों की पैरवी कर दी गई है। देश की बेटियों का सिंदूर उजाड़ने वालों को पीएम ने करारा जवाब दिया है। आपको बताते चले कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के 16 दिन बाद भारत ने बुधवार की रात ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी ठिकानों ध्वस्त करने का काम किया है। देश भर में 7 मई को भारत सरकार की तरफ से मॉक ड्रिल का आह्वान किया गया था और इसी को ध्यान में रखते हुए 4 बजते ही देश भर में शासन और प्रशासन की तरफ से लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के मकसद से मॉक ड्रिल लगाई गई और कुछ ऐसी तस्वीर दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 18 से और 19 के मेट्रो स्टेशन पर देखने को मिली है। आपको बताते चले कि मेट्रो स्टेशन पर अचानक से आपातकाल की स्थिति बनाई गई, जिसमें प्रशासन एकजुट होकर घायलों को मेट्रो से बाहर सुरक्षित निकालते हुए दिखाई दिए। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और संभावित युद्ध की स्थिति को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय के निर्देश पर आज देश भर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। राजधानी दिल्ली के द्वारका स्थित सेक्टर 14 के वेगास मॉल में भी इसी क्रम में मॉक ड्रिल की गई, जिसमें आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों का आभास किया गया। ड्रिल के दौरान मॉल परिसर में आतंकी हमले और भगदड़ जैसी स्थिति को सिमुलेट किया गया और जिसमें एनडीआरएफ, दिल्ली पुलिस, दमकल विभाग और चिकित्सा कर्मियों ने हिस्सा लिया। मॉक ड्रिल के दौरान पूरे मॉल को अस्थायी रूप से खाली करवाया गया और बचाव कार्यों का रियल टाइम अभ्यास किया गया। इस दौरान द्वारका जिला पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, एनडीआरएफ कमांडर, फायर सेफ्टी अफसर और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। अधिकारियों ने मॉक ड्रिल की प्रक्रिया जो है यहां पर ली है और देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे कि किस तरीके से यहां पर मॉक ड्रिल जो है वो की गई है कि अगर पाकिस्तान के द्वारा अगर अटैक किया जाता है तो किस तरीके से बचाव जो है वो किया जाए। और देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर मॉक ड्रिल का प्रशिक्षण किया गया। देखिए, ये जो मॉक ड्रिल्स हैं, आज आप सब जानते हैं कि थोड़ी सी सिचुएशन टेंस है, तो गृह मंत्रालय का आदेश था कि भाई पूरे देश भर में मॉक ड्रिल्स की जाए, जिसमें दिल्ली में भी की जानी थी। दिल्ली के जिला दक्षिण पश्चिम की साउथ वेस्ट में 6 जगहों पे मॉक ड्रिल्स की गई हैं, जितने भी क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस हैं, जहां पे भीड़ भड़का ज्यादा होता है या जहां गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है या जहां क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पे की जा रही है। इसमें एक लोकेशन जो है इसको भी चुना गया था, वेगस मॉल को, जहां पे आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ थी। पब्लिक को इवैक्यूएट किया गया, निकाला गया, बहुत सारी पब्लिक को हॉस्पिटल भी लेके जाया गया, जिसमें सारी विभागों ने पार्टिसिपेट भी किया, एजेंसी ने पार्टिसिपेट किया। तो इसका पर्पज ये है कि लोगों को सेंसिटाइज करना, अवेयरनेस क्रिएट करना कि किसी भी एडवर्स सिचुएशन को कैसे डील किया जा सके। तो ये काफी चल रही है एक्सरसाइज 6 जगह पे और हम लोग जो है जाके इंस्पेक्शन भी कर रहे हैं। धन्यवाद। आज देश में कैंसर जैसी बीमारी एक विकराल रूप लेती जा रही है। देश भर में आए दिन आ रहे कैंसर के मरीजों के आंकड़े हैरान और परेशान करने वाले हैं। आज के आधुनिक समय में लोगों की जीवन शैली, लोगों में जागरूकता की कमी और समय रहते बीमारी का ना समझ पाना और भी कई ऐसे कारण सामने आए हैं, जिससे आंकड़ों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। कैंसर के खिलाफ लोगों में जागरूकता बढ़ाने के मकसद से दिल्ली के रोहिणी स्थित राजीव गांधी कैंसर एंड रिसर्च सेंटर द्वारा लोगों में जागरूकता फैलाने के मकसद से एक अभियान की शुरुआत की गई, जो विशेष तौर पर गर्दन और सर के कैंसर को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने का काम करेगा। राजीव गांधी कैंसर एंड रिसर्च सेंटर द्वारा शुरू किए गए इस अभियान का नाम 2 मिनट
2 मिनट एक्शन फॉर ऑरल और कैंसर प्रोटेक्शन नाम दिया गया है और इस अभियान के जरिए राजीव गांधी कैंसर एंड रिसर्च सेंटर के तमाम डॉक्टर्स कैंसर जैसी बीमारी के लक्षण और रोकथाम के बारे में बताया जाएगा। आप लोग मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम लोग ये बंद कमरे में ये सब डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन आपके माध्यम से हम यही मैसेज लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकते हैं और हमारे इंस्टीट्यूट से अगर ये मैसेज आ रहा है तो डेफिनेटली इसमें कुछ दम है। तो ये हमें अनुरोध है कि आप लोग इसको अच्छे से प्रोजेक्ट करें और इसका मीनिंग निकालें। आज मैं इन्वाइट करूंगा डॉक्टर मनीष गेवरा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, to say a few words on the advancements in radiation therapy in the field of head and neck cancer, क्या नई नई तकनीकें आई हैं। एंड सेकेंडली जो डॉक्टर सीमान ने भी कहा कि द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्यूमर बोर्ड, हम लोग हर एक केस को डिस्कस करते हैं तो ट्यूमर बोर्ड कैसे कंडक्ट किया जाता है। डॉक्टर मनीष अगर आप दीवान, डॉक्टर रावल एंड डॉक्टर मुदित सब लोगों ने यही बताया कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे पेशेंट हैं वो एडवांस स्टेज में आते हैं, तो और ज्यादातर इनको तीनों मोडेलिटीज जो मेन बेसिक मोडेलिटी सर्जरी, रेडिएशन, कीमो, इनकी ज्यादातर को सबको जरूरत पड़ती है। रेडिएशन थेरेपी जो है, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी ऐसी ब्रांच है जिसमें हेड एंड नेक कैंसर में स्पेशली इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और बहुत काफी जगहों पे रेडिएशन का यूज होता है। कभी जैसे सर्जरी नहीं हो पाई किसी पेशेंट में तो उसमें कहते हैं रेडिकल ट्रीटमेंट, सिर्फ रेडिएशन और कीमो के तरीके से इलाज किया जाता है। कभी बहुत सारे पेशेंट में सर्जरी के बाद भी रेडिएशन की जरूरत पड़ती है। बहुत सारा एक हमारे पास सेगमेंट ऐसा होता है जिसमें हमें शुरू से मालूम होता है इस पेशेंट को हम क्योर नहीं कर पाएंगे, तो उस पेशेंट में हम पैलिएटिव रेडियोथेरेपी देते हैं। पैलिएटिव माने कि हमको मालूम है पेशेंट ठीक नहीं होगा, लेकिन आइडिया ट्रीटमेंट का देने का यह है कि उसमें टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पेशेंट, उससे ट्रीटमेंट से पेशेंट की क्वालिटी ठीक होती है। तो इस तरीके का रेडिएशन होता है। एक चीज मैं बताऊं, रेडिएशन एक्सरे हम सबको मालूम है कि बहुत पहले, आज से करीब 125 साल पहले 1895 में एक्सरे की डिस्कवरी हुई थी और उसके 2 ही साल के बाद कैंसर का ट्रीटमेंट एक्सरे के द्वारा स्टार्ट हो गया था। मे बी समवेयर इन 1897 1898 में पहला पेशेंट ट्रीट हो गया था और तब से पेशेंट का ट्रीटमेंट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि उस समय जब हम ट्रीट करते थे हमने 90s में या अर्ली 90s में तो पेशेंट ठीक नहीं होते थे रेडिएशन से, उस समय भी ठीक होते थे, बट रेडिएशन से रिलेटेड टॉक्सिसिटी, साइड इफेक्ट्स बहुत होते थे उस समय रेडिएशन के। आपने सुना होगा पेशेंट का रेडिएशन मुंह वाला हेड एंड नेक का पेशेंट किया, पेशेंट ठीक हो गया, बट वो हमेशा बेचारा कंप्लेन करता रहता है कि मेरा मुंह में लार नहीं बनती, दांत झड़ के गिर रहे हैं, स्पीच खराब है, सॉलिड खाना नहीं खा पा रहा हूं, ऐसे बहुत सारे कंप्लेंट्स होते थे। तो इसलिए उसी चीज को ध्यान में रखते हैं 90s में, अर्ली 90s और लेट 90s एंड 2000 अर्ली में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए इन द फील्ड ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी। टेक्नोलॉजी एक सबसे बड़ी एक टेक्निक आई जिसको हमारी भाषा में कहते हैं IMRT, इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी, जिसने सचमुच रेडिएशन को रिवोल्यूशनाइज कर दिया इन द फील्ड ऑफ हेड एंड नेक रेडिएशन। उससे क्या हुआ कि हम रेडिएशन तो फोकस कर पाए और उसी के साथ साथ हम जो क्रिटिकल ऑर्गन्स कहते हैं, जैसे लार की जो ग्रंथियां स्पेशली होती हैं, मैंडिबल होता है, नसें होती, नर्व्स होती हैं, इन सबको प्रोटेक्ट कर सकते हैं रेडिएशन से। तो इसके साइड इफेक्ट्स नहीं आते, इफेक्ट पूरा आता है, लेकिन एट द सेम टाइम साइड इफेक्ट्स को हम बचा सकते हैं, जो कि जिसने सचमुच उसको रिवोल्यूशनाइज कर दिया। और आज पेशेंट को हम ट्रीटमेंट के बाद जो पोस्ट ट्रीटमेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ है बहुत अच्छी दे पाते हैं। पेशेंट अपना नॉर्मल जो अपनी नॉर्मल नौकरी में और सब में जाने में उनको बड़ी आसानी होती है, नहीं तो अदरवाइज ट्रीटमेंट रिलेटेड मॉर्बिडिटीज बहुत ज्यादा होती थी। बहुत ज्यादा टेक्निक जैसे सबने बताया, बहुत अच्छी अच्छी मशीनें आ गई आजकल। अभी हमने अच्छा हेड एंड नेक के साथ एक ये भी प्रॉब्लम है कि ठीक होने के बाद भी पहले 2 सालों में बहुत पेशेंट्स को बीमारी दोबारा आ जाती है, जिसे कहते हैं रिकरेंसेस। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि 50% ऑफ द पेशेंट को रिकरेंसेस आ जाती है, दूसरी जगह बीमारी आ जाती है 15 से 20% लोगों को। तो उसके लिए भी बहुत बार ऐसा होता है कि सर्जरी ऑफ कोर्स इज अ ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस जब कभी होता है, लेकिन सर्जरी अगर नहीं हो पाती तो हमें दोबारा रेडिएशन देना।
तो रीइरेडिएशन भी पॉसिबल इसीलिए हो पाया क्योंकि हमारे पास टेक्निक्स बहुत अच्छी हो गई। अब अभी वेरी रिसेंटली हमने हॉस्पिटल ने मशीन का मतलब एक परचेज किया है जिसको कहते हैं साइबरनाइफ। उसके आने से हम लोग एक स्पेशल टेक्निक होती है जिसको कहते हैं SBRT, स्टीरियोटैक्टिक बॉडी रेडियोथेरेपी, उससे भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसमें बड़ा हाई डोज वेरी प्रिसीजन, जैसे डॉक्टर देवान ने कहा, प्रिसीजन का बहुत हो गया जब से ये सब मशीनें आई हैं। तो इससे होने से ट्रीटमेंट, पेशेंट की ट्रीटमेंट भी अच्छा हुआ, रिजल्ट्स भी अच्छे हुए, एट द सेम टाइम पोस्ट ट्रीटमेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ भी हम लोग मेंटेन कर पाए। थैंक यू, यही मैं कहना चाहूँ। हेड एंड नेक कैंसर जो अभी अप्रैल मंथ था वो ओरल कैंसर मंथ था, जिसमें कि अवेयरनेस बेसिकली ये टोटली प्रिवेंटेबल कैंसर है, पहली बात तो ये। और दुख की बात यह है कि अगर आप दुनिया में देखिए, हमारे यहाँ देश में जो माउथ कैंसर है वो सबसे ज्यादा है। सो ये क्यों है? क्योंकि सबको पता है क्यों। तंबाकू का सेवन, गुटखा, यही है। और प्रिवेंटेबल डिजीज, मतलब अगर आदमी नहीं खाएगा तो उसको ये चीजें नहीं। तो ये मैसेज जाना चाहिए पब्लिक को कि ये प्रिवेंटेबल डिजीज है, तो ये आपको देना है कि ये प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके साइन सिम्टम्स भी होते हैं कि जैसे कि अगर आपको तंबाकू का सेवन कर रहा है, तंबाकू का सेवन प्लस अल्कोहल भी करता है, आपका जो सुपारी होती है वो भी करता है। तो ये सब चीजें, पान, आप देखो हर जगह आप जाओगे, बस स्टेशन कहीं भी जाओगे, सबसे पहले टैक्सी वाला गुटखा खोल के मुंह में डालेगा। तो दिस इज रूटीन हैबिट, बट ये नहीं मालूम लोगों को कि ये सब चीजें, और एड्स भी ऐसे ही आते हैं कि हाँ कुछ नहीं, खुशबूदार है, फ्लेवर है, चलो ले लो, कोई एलर्जी आता है, मतलब आई डोंट नो नेम एनी, बट ये चीजें मिथ है। इस बार का WHO का प्रोग्राम यही है, टोबैको अभी 31 मई को हमारा प्रोग्राम होता है, तो उसमें यही है कि ये सब चीजें मिथ को हटाया जाए, पब्लिक को पूरी तरह अवेयर किया जाए कि ये आप जहर कंज्यूम कर रहे हो, स्लो पॉइजन है, आगे जाके कैंसर होगा। अगर जो लेता है और जो छोड़ दिया वो भी रिस्क में रहता है, तो उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए? आप देखिए उसमें जो प्री कैंसरस चीजें होती हैं, इसमें अगर आप तभी रोकथाम कर लें अपनी और ट्रीटमेंट हो जाए तो आप उसमें भी आप बच सकते हो उससे। व्हाइट पैचेज होते हैं, ल्यूकोप्लेकिया होता है, और जिसको व्हाइट पैच बोलते हैं, अगर आप उसका है तो आप दिखाइए, कहीं उसमें कैंसर तो नहीं है। अगर उसका है तो प्रिवेंशन कैन बी डन इन दैट। और आपका रेड पैचेज होते हैं, एक्टोप्लेकिया, ये मेन कॉज ऑफ कैंसर अभी जो आपके मैसेज के लिए इट इज टोबैको, ठीक है। सेकेंड कॉज जो आता है, जो कि ओल्ड पेशेंट्स में होता है या फीमेल्स में ज्यादातर होता है, दैट इज आपका क्रॉनिक इरिटेशन। जिसके दांत टूटे हुए हैं उनको भी वो सोचते हैं कि नहीं कुछ नहीं, तो चलते चलते वो भी कैंसर का रूप लेता है। या ओल्ड पेशेंट हो जो डेंचर लगाते हैं, कई बार वो डेंचर लगाता है, ढीला हो चलता रहता है, नहीं यार कौन पैसे खर्च करे, डेंचर से पास पहुंच जाए, और वो धीरे धीरे ढीले होकर वो सूझ जाते हैं, वही वहां कैंसर हो जाता है। तो कोई भी क्रॉनिक इरिटेशन किसी भी फॉर्म का रहेगा तो वो भी कैंसर का रूप होता है। तो एनीथिंग, अगर कोई नॉन हीलिंग अल्सर आप किसी को भी दिखता है कि छाला है जो कि 2-3 हफ्ते में नहीं ठीक हो रहा है, तो तुरंत आके दिखाएं, खासकर जो कि तंबाकू का सेवन या अल्कोहल का सेवन करते हैं। प्लीज कम एंड शो टू कैंसर सर्जन, एंड ये जरूरी है। आपके और भी हो सकते सिम्टम्स हो सकते हैं, आपको कान में दर्द हो रहा है तो जीभ कैंसर में कई बार कान का रेफर पेन होता है, जीभ में छाला हो जो कि नहीं ठीक हो रहा है, इसीलिए डॉक्टर रजत ने बोला कि हम लोग एडवांस ले लेते हैं, लोग इग्नोर कर देते हैं। इस कैंसर को ठीक तभी कर सकते हैं, या वी कैन गेट अ सक्सेस रेट ओनली इफ वी डिटेक्ट इट अर्ली। अर्ली केसेस करेंगे तो आपका क्योर रेट आर इन ट्यून ऑफ 80-90% है, और आपका वही एडवांस केस आ जाएंगे तो हमारा 40%, 30% ये क्योर रेट है, और उसमें सारा ट्रीटमेंट लगेगा एडवांस केस में। अर्ली में होगा एक ही ट्रीटमेंट, सर्जरी होगा, ही काम करना। लेकिन अगर आप एडवांस केस में आओगे तो आपको कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी सब कुछ लगेगा। वी हैव एडवांस टेक्नोलॉजी, लेकिन प्रिवेंशन इज द बेस्ट मोडालिटी फॉर ट्रीटमेंट। यही मैसेज हमारा जाना चाहिए। एडवांसमेंट है, रिकंस्ट्रक्शन, जैसे सर ने बताया, ये 3D रिकंस्ट्रक्शन कर देते हैं, लोग सर्जरी के लिए घबराते हैं कि मेरा चेहरा टेढ़ा हो जाएगा, तो वो सब टेक्नोलॉजी अब है हमारे पास कि हम वी कैन प्रिवेंट दैट। लेकिन अगर बीमारी ही चिमड़ी में आ गई तो हम क्या बचाएंगे? तो अगर छोटी बीमारी होगी तो हम डेफिनेटली बचा सकते हैं, और क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट को बढ़ा सकते हैं। कोई स्कार के लिए परेशान होता है, स्कार के लिए वो भी प्रिवेंट कर सकते हैं, रोबोटिक नेक डिसेक्शन है, ये सब टेक्नोलॉजी है, बट डिजीज अर्ली होनी चाहिए। अगर हमें एडवांस डिजीज मिलेगी तो हम क्या कर रहे हैं? तो मैसेज यही है आपके कि दिस इज व्हाट आई वांट टू से, कि जो भी अगर कोई सेवन करता है उसको छोड़े, और ये मोस्ट एडिक्टिव सब्सटेंस है निकोटीन, तो उसके लिए काउंसलिंग बहुत जरूरी है। तो टोबैको सस्टेन क्लिनिक हॉस्पिटल के अंदर है, वहां पे जो लोग नहीं छोड़ पा रहे हैं उनकी सहायता लीजिए, साइकोलॉजी का लिए, और चीजें जो ड्रग्स देते हैं वो, ताकि वो छोड़ पाए। बहुत जरूरी है कि लोग इस आदत से दूर भागे। डे, और मैंने डॉक्टर राहुल के साथ किया था,
एज सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर सर्जन। और उससे पहले मैं 13 साल लगभग सफदरजंग हॉस्पिटल में रहा। और शायद मैंने हेड एंड नेक कैंसर ऑपरेट करना शुरू किया, वो बाई चॉइस नहीं था, क्योंकि जब मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया 1984 में, तो हमारे बॉस हुआ करते थे डॉक्टर के पांडे, अब वो नहीं है। तो उनको हेड एंड नेक कैंसर में कोई इंटरेस्ट नहीं होता था। वो एब्डोमिनल सर्जरी, गायनी सर्जरी, दूसरे कैंसर ऑपरेट, और हेड एंड नेक कैंसर्स में कहते थे दीवान तुम ऑपरेट कर देना। So that is how I got interested in head and neck surgery. Then I went to Tata Memorial Hospital in 1989, और बाद में फिर मैंने MCH कोर्स किया सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में, और मेरा इंटरेस्ट जो है हेड एंड नेक कैंसर्स में बढ़ता गया। और हम लोगों ने फिर अपने काम को डिवाइड किया, और मैंने हेड एंड नेक कैंसर्स को ही ऑपरेट करना ठीक समझा। और आज की डेट में हमारे पास एक FNB फेलोशिप हेड एंड नेक कैंसर सर्जरी के लिए हमने कोर्स शुरू किया हुआ है नेशनल लेवल पर, जो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन आपने सुना होगा। ये जितने भी कोर्स होते हैं, नीट और PG कोर्सेज, सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज, ये नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है। तो उन्हीं लोगों ने ये स्टार्ट किया फेलोशिप हेड एंड नेक कैंसर्स। तो बड़ी चेंजेस मैंने देखी हैं लास्ट 42 ईयर्स में, जो कैंसर सर्जरी की ट्रीटमेंट में हुई। अब डॉक्टर रावल ने आपको बताया कि जी वो 3D रिकंस्ट्रक्शन होती है, प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, रेडियोथेरेपी की टेक्निक्स बड़ी इवॉल्व कर गई हैं, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी ड्रग्स आ गई हैं, बट पहले सब चीजें अवेलेबल नहीं थी। पहले तो वो एक्सरेज होते थे, एक्सरेज के बेसिस पर कुछ निशान लगा दिए जाते थे, रेडियोथेरेपी दे दी जाती थी, और पेशेंट को कहते थे कि अब घर जाओ, प्रॉब्लम हो तो आना हमारे पास। या सर्जरी अगर कहीं कर दी तो सर्जरी में भी घाव इतने बने रहते थे और महीनों लग जाते थे उस घाव को हील करने में, क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी के मेथड्स नहीं थे। आई एम टॉकिंग ऑफ mid-80s, प्लास्टिक सर्जरी डेवलप नहीं थी, और सारे अपने अपने मेथड को कहते थे कि मैं जो है मैं सुपर आदमी हूं। मतलब सर्जन ने अगर सर्जरी कर दी तो कहता था तेरा काम खत्म, ठीक हो गया, अब तू घर जा। रेडियोथेरेपिस्ट रेडियोथेरेपी दे दिया तो घर जाओ। कीमोथेरेपी अवेलेबल नहीं थी, एटलीस्ट हेड एंड नेक कैंसर्स के लिए। तो हम कहते थे यूनिमोडल ट्रीटमेंट है, एक मोडालिटी ट्रीटमेंट की हम लोग अडॉप्ट करते थे और पेशेंट को घर भेजते थे। और मेरे को नहीं पता होता था कि पेशेंट का अल्टीमेटली क्या हुआ। लेकिन आज की डेट में हम लोग एम्फसाइज करते हैं कि ट्रीटमेंट जो है मल्टी मॉडल है। मल्टी मॉडल मतलब सारी मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट को लेकर आपको चलना है। और एज ए सर्जन मेरे को यही नहीं मालूम होना चाहिए कि सर्जरी कैसे करनी है, लेकिन सर्जरी कब करनी है, रेडियोथेरेपी कब देनी है, कीमोथेरेपी कब देनी है, ये इंपॉर्टेंट है। और आज की डेट में मैं शायद सबको यही कहता हूं कि एज ए सर्जन मेरे को ये पता होना चाहिए कि कब मेरे को क्या करना और कब मुझे ट्रीटमेंट नहीं देनी। कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती है जब ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होती, तो ये नहीं होता कि आप कीमोथेरेपी देते चलो, रेडियोथेरेपी देते चलो, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो बहुत चेंजेस आ गए और सर्जरी के साथ हम लोग अब रेडिएशन, कीमोथेरेपी कंबाइन करते हैं और हमारा फोकस यही होता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है पेशेंट की कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं कि क्योर हो जानी चाहिए, बीमारी ठीक हो जानी चाहिए, और क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं आज की डेट। फिर रेडियोथेरेपी के भी इतने अच्छे अच्छे मेथड्स आ गए हैं कि नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो ये देखा जाता है कि साइड इफेक्ट्स कम से कम कैसे हो सकते हैं। कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी जो आई हैं वो भी ऐसी ऐसी आ गई हैं कि साइड इफेक्ट्स कम हो और क्योर रेट्स बढ़े, किसी तरह इंप्रूव। लेकिन फिर भी मेरा मानना यह है कि डिसीजंस आर मोर इंपॉर्टेंट देन इंसिजंस ऑफ सर्जरी। ये मैं बार बार हर फोरम पर बोलता हूं। डिसीजन मतलब डिसाइड करना कि
कब क्या चीज होनी चाहिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। सो डिसीजंस आर मोर इंपॉर्टेंट देन इंसिजंस ऑफ सर्जरी और प्रिसीजन ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन में प्रिसीजन देखी जाती है, तो डिसीजन प्रिसीजन ऑफ रेडिएशन से भी इंपॉर्टेंट है। और सॉल्यूशंस ऑफ कीमो। चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।